ओम का उच्चारण करेंगे पहले। ओम। सर्व काम तुदे देवी, सर्व तीर्थी विसेचिनी, पावने सुरभि श्रेष्ठे, प्यं नमोस्तुते। देवी तुभ्यं नमोस्तुते। सभी बहन भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है आज के महत्वपूर्ण सत्र में। और हम लोग अपने आदरणीय अजीन जी को भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसमें हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज के विषय पर प्रकाश डालें और किस प्रकार से अलग अलग गवियों के माध्यम से हम निरोगी रह सकते हैं, इस पर थोड़ा सा कुछ बातें या गाय की कुछ महिमा वो कहना चाहें रोगों से संबंधित, तो वह कुछ बताकर थोड़ी देर बता दें। फिर उसके बाद में जिन भी बहन भाइयों के प्रश्न हैं तो उनके प्रश्न हम लोग ले लेंगे। जी अजिन भैया। अजिन भैया। हाँ जी, आ रही है, आ रही है। चलिए चलिए, धन्यवाद। तो सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि हम इस विषय को आपके बीच में रखें। तो जैसा कि हमें जानकारी कि आज का जो विषय है कि पंचगव्य के माध्यम से हम मनुष्य या हम लोग अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आप देख रहे हो कि किस तरह की महामारियां चल रही हैं। अभी कोरोना शांत हुआ और फिर से ये नई चीज़ें आपको सुनाई दे रही कि हो रहा है, जैसा भी कि नया उसका वेरिएंट आ रहा है और वो हम लोगों को कहीं ना कहीं फिर से परेशान करने वाला है। तो इन सब चीज़ों में हम सबसे बड़ा जो है, जैसे कि अगर हम इस महामारी के दौर में देखें तो सबसे बड़ा विषय यही है कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें। और स्वस्थ के साथ साथ हमारी जो आंतरिक शक्ति है, इम्यूनिटी पावर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इम्यूनिटी हमारी कैसे अच्छी रहे। और उसमें जो गाय है, गाय के जो गव्य हैं जिनमें हम 5 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, गाय का दूध, दही, घी, गोमय और है ना, और गौमूत्र जो है, ये पांचों जो चीज गव्य हैं, इनको पंचगव्य बोलते हैं। ये हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य है। क्योंकि बाकी जो भी चीज़ें हैं जिनको हम लोग औषधि के रूप में बोलते हैं, जैसे एलोपैथी हो गया, ये सब जितने भी तत्व हैं वो हमारे शरीर में जाके कहीं ना कहीं हमें रोग मुक्त तो करते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ दूसरी बीमारियों को छोड़ के भी जाते हैं। तो ये जो पंचगव्य है जो हमें गाय से मिलता है, ये हमें स्वास्थ्य के साथ साथ में दीर्घायु भी देता है और अंतर से हमारे सभी जो भी हमारे ऑर्गेन्स हैं उनको मजबूत करता है। तो सबसे पहले तो इसमें ये विषय आप लोग ध्यान रखें कि गाय से मतलब यही है कि गाय देशी भारतीय नस्ल की गाय, क्योंकि गाय के रूप में हमारे यहाँ उसका एक डुप्लीकेट भी है ना, जो बाहर से आई हुई है, उसको गाय हम लोग बोलते हैं। दरअसल वो गाय नहीं है, गाय जैसा दिखने वाला एक जीव या गाय जैसा दिखने वाला एक पशु आप कह सकते हो, लेकिन वो गाय नहीं है और उसका कुछ भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ना उसका दूध उपयोगी है, ना उसका गौमूत्र उपयोगी है, ना किसी भी तरीके से हमारे लिए उपयोगी नहीं है, आप ये समझो। तो सबसे पहले हमें ये विषय याद रखना है कि गाय, देशी गाय जो भारतीय नस्ल की गाय है, उसी से जो भी गव्य उत्पन्न होंगे, दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, वही हमारे लिए उपयोगी है। अब ये सहज तरीके से है, आसानी से हर व्यक्ति को ये उपलब्ध हो सकता है, लेकिन समस्या यही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जानकारी का अभाव, कि हमको ये नहीं मालूम है कि किस चीज़ को, किस तत्व गव्य को कैसे लेना है।
और दूसरा ये कि शहरों में थोड़ा सा ये मिलने में भी असुविधा है। तो विषय में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम कैसे गाय से जितना ज़्यादा हमारा जुड़ाव होगा, हम गाय से अगर जुड़े रहेंगे, गाय के संपर्क में रहेंगे, तो हम ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो पाएंगी। अब इसमें सबसे अहम रूप से अगर देखें तो गाय के जो 5 गव्य होते हैं, जिसमें दूध है, दही है, घी है, गोमय है और गौमूत्र है। अगर औषधि रूप में देखें तो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इसमें गौमूत्र का। गौमूत्र एक ऐसा तत्व है, गव्य है, कि उसका सबसे ज़्यादा हमारे चिकित्सा के रूप में मुख्य रूप से उपयोग होता है। उसको हम लोग सीधा भी गाय से आप ले सकते हैं। अगर कोई स्वस्थ गाय है या गाय का बछड़ी है, तो सीधा उसको लेके और कपड़े से 8 परत करके कपड़े से छान के भी आप उसको ले सकते हैं। या दूसरा इसका रूप है जो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, कि हम उसको डिस्टिल कर लें, जिसको गौमूत्र अर्क बोला जाता है। आज के समय में बहुत जगह से बहुत सारे लोग उसको बना रहे हैं, और वो एक ऐसा रहता है कि आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। ताजे गौमूत्र को आपको तुरंत लेना होता है, तो और गाय से लेके आपको तुरंत उसका सेवन करना है, वो हर एक के लिए सरल और सुलभ नहीं है। लेकिन जो डिस्टिल्ड है, जिसको हम अर्क बोलते हैं, अर्क हमारे लिए आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, उसको आसानी से आप अपने हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हो। तो अर्क का जो है सबसे ज़्यादा उपयोग अगर गाय के 5 गव्यों में देखें तो गौमूत्र का उपयोग होता है, और वो सभी तरीके से सभी रोगों पर लाभदायक है। क्योंकि गाय का जो गौमूत्र है वो बताया जाता है कि सर्व रोग निवारणी है वो। क्योंकि हमारे शरीर में अगर हम रोग की बात करें तो आयुर्वेद में 3 तरीके के होते हैं। वायु रोग होते हैं, पित्त जनित रोग होते हैं, और कफ जनित रोग होते हैं। यानी वात, पित्त और कफ, जो हमारा मनुष्य का जो शरीर है, ये त्रिदोष 3 इन दोषों से जुड़ा हुआ है। इन जिसके शरीर में भी इनका असंतुलन हुआ, मान लो किसी में अगर पित्त बढ़ गया तो उसके परेशानियां हो गई, पेट की परेशानी हो जाएगी, पित्त बढ़ गया उसको, है ना। अगर कफ बढ़ गया तो उसको कफ से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाएंगी, और अगर बात बढ़ गया तो बात से जुड़ी। अगर हम इसको मनुष्य संरचना में देखें तो जो भी रोग हमारे मस्तिष्क से लेके और हमारे फेफड़ों तक होते हैं, अगर शरीर को 3 भागों में बांटें, यानी कि आपके सिर से लेके और फेफड़ों तक जितने भी रोग होते हैं वो सारे रोग होते हैं कफ जनित रोग। यानी कफ के रोग होते हैं, उनकी एक सीमा है। कफ वाला रोग जो है वो कभी आपके पेट में नहीं होगा, यानी कि आपके सिर से लेके और आपके फेफड़ों तक जो है, लंग्स तक के जो रोग है वो कफ जनित हो गए। दूसरा हो गया पित्त। पित्त की अगर देखें तो आपके फेफड़ों से लेके और आपके पेट तक, यहाँ पे जितने रोग हैं वो सारे आपके पित्त वाले रोग हो गए। और वायु रोग जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, यानी कि वो आपकी पैर की उंगली से लेके और सिर तक कहीं भी वायु रोग हो सकता है। क्योंकि वायु एक ऐसी है, वो चलित है, वो कहीं भी जा सकती है। आप उसको जहाँ जगह मिलेगी वो आपके पेट में भी जाके बेकार कर देगी, सिर में भी जाके सिर दर्द कर सकती है, पैरों में हो गई, हाथों में होगी तो बात बढ़ जाएगा। तो ये 3 तरीके से ये त्रिदोष हमारे शरीर में होते हैं, और इन्हीं से का संतुलन करने के लिए गौमूत्र या दूध या दही या घी या गोमय जो है हमें वो लाभ करता है। अब ये विषय चूंकि बहुत बड़ा है, इसमें हर गव्य का अपना अपना उपयोग है। हर गव्य को हम किसी न किसी के साथ में सहयोग से भी लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए गौमूत्र का हमने अर्क बना लिया डिस्टिल करके, उसी अर्क में जब डिस्टिल करते हैं नमस्कार तो सभी कुछ, को। है ना, नमस्कार सर। तो हाँ, उसी अर्क में अगर हम देखें तो जब उसको हम डिस्टिल करते हैं या उसका अर्क बनता है तो उसमें कुछ ठोस पदार्थ बच जाता है। उसी ठोस को, जैसे कि आप दूध का मावा करते हैं, इसी तरह से उस जो ठोस पदार्थ उसका मावा बन जाता है, उसको क्षार बोलते हैं। उस क्षार से फिर बटी बन जाती है तो उसको घनबटी बोली जाती है। तो गौमूत्र का अर्क और घनबटी, इन दोनों के संयोग से चिकित्सा की जाती है।
इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम गौमे में करते हैं, जैसे गौमे से भी बहुत सारे हम लोग चीज़ बनाते हैं। गौमे भस्म बनती है, गौमे भस्म का बहुत बड़ा उपयोग है। जैसे कि आज ये कोविड जो है, इस कोविड में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और जो हमारी गाय के गौमे से बनी हुई जो भस्म होती है, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लगभग उसमें 46% के करीब ऑक्सीजन होती है। जहाँ तक का अभी तक के जो रिसर्च है कि इस भूतल पे कोई भी ऐसी चीज़ ठोस रूप में उसमें इतना ऑक्सीजन का लेवल नहीं होता है, जितना कि गाय की भस्म में होता है। और इसको अगर थोड़ा-सा आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो जब समझा गया कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे ऋषि-मुनि होते थे, तो जब वो ऐसी जगह जाते थे जहाँ पे जैसे कि पहाड़ों पे वो तपस्या के लिए जाते थे, तो वहाँ उनको आपने देखा हो शरीर में राख लगा लेते थे। तो शायद जो समझ में आ रहा है उस राख का कहीं न कहीं लॉजिक यही था कि वहाँ पर पहाड़ों पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता था, तो उस राख के माध्यम से उनके ऑक्सीजन का संतुलन बनता था। तो इस तरह से गौमय से हम लोग जो है सबसे बड़ा उपयोग है कि आप गौमय भस्म बना सकते हो और उसका उपयोग हम पानी में कर सकते हैं। जो हमारे घरों में पानी पीने योग्य पानी होता है, आज की तारीख में हम सब लोग पानी जो पी रहे हैं वो कहीं न कहीं डिस्टिल वाटर वो आरओ वाटर ले रहे हैं। और उस आरओ का जो पानी है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कम है और नुकसानदायक ज़्यादा है, क्योंकि उसमें मिनरल्स की भी कमी हो रही है और ऑक्सीजन का भी कहीं न कहीं कमी है ही ऑलरेडी पानी में। तो अगर हम नियमित रूप से पानी में गौमय भस्म का उपयोग करें। आवाज़ बहुत कम हो गई भैया आपकी। आवाज़ कम आ रही है भैया क्या? आवाज़ आवाज़ अभी-अभी कम हो गई, हाँ। मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए। बाकी लोगों को भी कम अब आ रही ठीक है है, क्या? अब ठीक है, अब ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कम हो गई थी, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए, तो ठीक है जी, ठीक आ रही है। जी? हाँ, मुकेश जी अब ठीक ठीक आ रही है, है हाँ। आवाज़। अब ठीक है, हाँ। चलिए, चलिए धन्यवाद। तो जो हम बात कर रहे कि भस्म की बात मैंने की कि उसका हम लोग नियमित रूप से उपयोग कर सकते हैं। देखो ये पंचगव्य का सबसे अच्छा उपयोग या इसकी सबसे अच्छी ख़ासियत यही है कि इसका किसी तरीके का हमारे शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने जैसे कि एलोपैथी दवा हम लेते हैं, उसकी जो डॉक्टर ने हमें मात्रा दी है, हम वही मात्रा ले सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा मात्रा ले ली, तो वो नुकसान कर जाएगी, कम मात्रा ली तो लाभ नहीं करेगी आपको। लेकिन गौमय या इसका पंचगव्य का सबसे बड़ा ये है कि आपने उदाहरण के लिए अपने आप से कहा कि आपको 50 ml गौमूत्र लेना है और आपने गलती से वो 100 ml ले लिया या 200 ml ले लिया, उसका आपके शरीर पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। होगा क्या कि आपको अगर आप 50 ml लेते, शरीर को उतना ही लेना था, बाकी एक्सेस होके और यूरिन के रास्ते से वो निकल जाएगा। लेकिन ये कहो कि अगर आपने 200 ml गौमूत्र पी लिया, तो आपकी तबीयत खराब हो जानी है, बिल्कुल नहीं होना है। आपको कहीं से भी कुछ नहीं, ये हो सकता है किसी ने ज़्यादा पी लिया, उसको एक पल के लिए उल्टी हो जाएगी, है ना? या किसी को लूज़ मोशन लग सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन उनमें से किसी से भी ऐसी गंभीर कहीं स्थिति नहीं बननी है कि आपको जाके कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना पड़े या कोई आपको। तो ये पूरे जितने भी गव्य हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत, उदाहरण की जैसे घी है, घी हम लोग नियमित उपयोग करते हैं। अब घी अगर नियमित उपयोग कर रहे हैं, तो अगर वो ज़्यादा घी खा लेंगे क्या हो जाएगा? सिंपल है, लूज़ मोशन हो जाएँगे हमको, वॉमिटिंग हो सकती है। तो इस तरह एक तो सबसे मैंने बोला ना सबसे अच्छी चीज़ यही है इस पूरे पंचगव्य में कि ये आपको कहीं से भी इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होना चाहिए, तभी हम इसका उपयोग करेंगे। अब सामान्यतः भी हम लोग अपने उपयोग के लिए भी चीज़ें बना सकते हैं और सामान्य बीमारियों में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया गौमूत्र का अलग-अलग बीमारियों पे उपयोग हो जाता है। मैं गौमय का आपको बताया कि गौमय का सबसे बड़ा उपयोग उसका आपका गौमय भस्म हो गई, इसके अलावा दंत मंजन वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते हैं हम लोग, है ना? इसके अलावा गाय गाय के घी से एक बहुत अच्छी औषधि बनती है, जिसको नस्यम बोलते हैं। जो पंचगव्य के सहयोग से बनती है, नस्यम का बहुत अच्छा उपयोग है। उसको हमें नाक के माध्यम से लेते हैं, रात में सोते समय हमें 2-2 3-3 बूँद दोनों अपने नाक के नथुनों में डालना रहता है और सो जाना है। तो उसका सबसे बड़ा उपयोग ये जिनको खर्राटे की समस्या होती है, आवाज़ आती है,
है ना, उसमें उनको आराम मिलता है। जिनको नींद नहीं आती है तो उससे डीप स्लीप होता है। बच्चों को हम वो उपयोग कराते हैं तो बच्चों में एकाग्रता आती है, उनका पढ़ाई में मन लगता है। चिड़चिड़ाहट जिन बच्चों को रहती है उनको उनमें उनको आराम मिलता है। जिन लोगों को फिट्स वगैरह की परेशानी होती है उसमें भी उससे लाभ मिलता है। जिनको माइग्रेन की परेशानी है उसमें भी उस नस्यम से लाभ मिलता है। तो नस्यम बहुत एक और ये ऐसा उपयोग मतलब है कि आप उसको नियमित रूप से अगर किसी को कोई समस्या भी नहीं है फिर भी नस्यम का नियमित उपयोग किया जा सकता है। उससे आपको डीप स्लीप आना, ये सारी चीजें बढ़िया रहती हैं। इसी तरह से आपको जो दही होता है, जो उससे मट्ठे से हम लोग तक्रासब बनाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ये एक सामान्य चीजें हैं। तक्रासब जो रहता है वो मट्ठे से बनता है, छाछ से। और तक्रासब का बहुत अच्छा उपयोग है हमारे पेट के विकारों के लिए। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जी रहती है, या भूख नहीं लगती है, या लीवर सिरोसिस है, लीवर की कोई समस्या है, तो वो लोग तक्रासब का नियमित उपयोग कर सकते हैं। आप उसको खाने के बाद, जैसे तो दोपहरी में खाना खाया, खाने के बाद आप ले सकते हो। पानी के साथ भी ले सकते हो उसको, बगैर उससे भी ले सकते हो। तो तक्रासब का बहुत अच्छा उपयोग है। तो ये बेसिक ये पंचगव्य की चीजें हैं। बाकी ये चूंक विषय बहुत बड़ा है, हम एक एक गव्य के ऊपर अलग से चर्चा कर सकते हैं, इस तरीके का विषय है। डॉक्टर तो साहब, जी तक्राशव जी और सर। नस्य बनाने, तक्राशव और नस्य बनाने की और गोमय जी भस्म बनाने की जी थोड़ा संक्षेप में अगर हो सके जी तो जी बता जी दीजिए। जी बिल्कुल। जी जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो देखो, सबसे बड़ी पहली चीज, हम जैसे गौमय भस्म की बात करें, भस्म के लिए क्या है, एक तो क्या रहता है, देखो पंचगव्य में क्या, पूरे आयुर्वेद में ये है कि हर औषधि हर ऋतु में नहीं बनाई जा सकती। पहली चीज तो, जैसे अगर हम गौमय भस्म की बात करें तो उसको जो बनाने का समय है वो गर्मियों में ही है। यानी कि आप मार्च से लेके या अप्रैल से लेके मई जून तक आप बना सकते हो। तो बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहली चीज तो यही है कि कोई भी गव्य हमें जो भी इकट्ठा करना है वो उस गाय का लेना है जो गाय स्वस्थ हो। दूसरी बात यह है कि उस गाय का लेना है जो गर्भवती ना हो। गर्भवती भी है अगर, तो ये ध्यान रखना है कि शुरू के 3 महीने का नहीं लेना और आखिरी के 3 महीने वाला नहीं लेना है। यानी कि उसका मिडिल के अगर 3 महीने हैं तो उसका हम ले सकते हैं, ये अगर आप ध्यान रख सकते हो। अन्यथा ऐसी गाय का लो जो स्वस्थ हो, जिसने गर्भधारण ना किया हो। बछिया का है तो और भी अच्छी बात है। तो पहला तो यही है। दूसरा ये कि गाय अगर ऐसी है जो जंगल में चरने जाती है या घूमती है थोड़ा सा, बिल्कुल 24 घंटे जो खूंटे पे बंधी रहती है, उसका भी गव्य काम नहीं करता। क्योंकि क्या है, जैसा कि आप जानते हो कि गाय में सूर्य केतु नाड़ी होती है। अब गाय ऐसी है, मालूम पड़ा वो दिन भर कमरे के अंदर बंद रहती है, उसका सूर्य से कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। अगर संपर्क ही नहीं हो रहा है तो वो पूरा सिस्टम फेल है। तो हमें ऐसी गाय, पहली चीज यही लेनी है कि जो भी गव्य बनाना है कि गाय कम से कम बाहर निकलती हो, थोड़ा बहुत टहलती हो, है ना, और स्वस्थ हो वो, और गर्भवती ना हो। तो ऐसी गाय का हमें लेना है। सबसे पहले क्या, उसका गोबर लेना है, गोमय लेना है। तो गोमय लेने के लिए क्या करना है, सुबह का हमको लेना है वो। जब गाय गाय के लिए, गाय में बहुत बहुत सारी विशेषताएं। एक तो गाय ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप देखोगी, जैसे आपने शाम को गाय ने भोजन किया और बैठ गई, तो आप जब सुबह उसको उठाओगे तभी वो गौमूत्र देगी, तभी वो गोबर देगी। कभी गाय बैठे बैठे गोबर नहीं करती, बैठे बैठे मतलब अपना यूरिन नहीं देगी। तो सुबह आप जाओगे, अगर 4 5 6 बजे उसको उठाओगे तो उठेगी वो, उसी समय आपको गोबर और गौमूत्र देती। तो उस समय हमें वो गोबर लेना है उसका। और लेने के लिए जो व्यक्ति लेने जा रहा है वो चप्पल पहन के जाए, नंगे पैर नहीं लेना है उसको। दूसरा, जिस पात्र में या बर्तन में या जिसमें भी आप ले रहे हो वो लोहे का नहीं होना चाहिए, मतलब विद्युत का वो कुचालक नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी की कोई विद्युत चीज। विद्युत का सुचालक नहीं हो, हाँ, विद्युत मतलब विद्युत का हाँ कुचालक हो। जी, ठीक है जी। तो ऐसा हमें लेना है। और इसमें लेने के बाद, जैसे मान लो आपने सामान्यतः सबके यहाँ आज की तारीख में बिजली वो सॉरी प्लास्टिक के तसले या ऐसी चीजें सब लोग उपयोग करते हैं। तो प्लास्टिक के किसी उसमें ले लिया उसको, और लेके आप उसको रख दो। जैसे सपोज मान लो 6 बजे आपने लिया, आप रख दो, 10 11 बजे तक उसको रखा रहने दे दो।
क्या रहता है कि वो जो 4-5 घंटे में एक तरह से वो सैचुरेटेड हो जाती है चीजें, उसकी जो उसकी एनर्जी रहती है, जो मैग्नेटिक पावर होती है, वो उसी में ऑब्जर्व हो जाती है। उसके बाद लेके कहीं साफ जगह पे उसके उपले बना दो। आप कैसे भी बना सकते हो, कंडे बना दो, उपले बना दो, जो आसान पड़े, साफ सुथरी जगह पे। और वो 2 से 3 पतले बनाओगे तो ये है कि जल्दी सूख जाएंगे, 2 दिन में या 3 दिन में वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद उनको इकट्ठा करो किसी साफ जगह पे रख के, और उसमें थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा घी डाल के उसको जला देना है, और पूरा जला देना है, बिल्कुल राख हो जाना है उसको। जब बिल्कुल पूरी तरह से जल जाए, राख हो जाए, वो ठंडा हो जाए, किसी भी कपड़े से या ऐसी चीज से, छन्नी से उसको छान दो, जिससे उसमें कंकड़ या कुछ भी होंगे हट जाएंगे। जो नीचे का जो बचा हुआ राख बचेगी, वो आपका हो गया गौमय। गौमय भस्म, आपकी भस्म तैयार हो गई। अब उसको ऐसे किसी बर्तन में स्टोर करके रखो जिसमें हवा ना जाए और सीलन ना जाए, ताकि वो आपका खराब ना हो। इसके बाद आप उसका उपयोग कर सकते हो। रेगुलर रूप से आप पानी में डाल के लो, बच्चों को आप शहद के साथ दे सकते हो, है ना। नियमित रूप से इस तरह से उसका उपयोग हो जाता है। इसी तरह से दूसरा डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको तक्रासब की बात करें, तो तक्रासब में भी सबसे बड़ा मुख्य घटक उसमें जो रहता है वो छाछ रहता है। अब छाछ में भी वही है कि छाछ हमें इस तरीके का लेना मट्ठा जिसमें से घी पूरी तरीके से निकल जाए, यानी जो नेनू रहता है, जो मक्खन रहता है, वो पूरी तरीके से निकल जाए। अब उस छाछ में हमें 2-3 चीजें चाहिए होती है। एक तो हल्दी चाहिए पिसी हुई, दूसरा सेंधा नमक चाहिए हमको, और तीसरा उसकी जो हमको चाहिए उसमें आपका राई चाहिए। बस ये 3 उसमें चीजें मिलानी है। आपने सपोज मानो 1 केजी आपके पास छाछ है, तो 1 केजी में आपको 3 केजी पानी मिला देना है। पहले तो 3 लीटर पानी मिला दिया, तो अब कुल मात्रा हो गई आपके पास 4 लीटर। अब उस 4 लीटर में आपको 100 ग्राम उसमें सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम राई। राई को थोड़ा सा हमें क्रश कर देना है, मिक्सी से या कैसे भी फोड़ देना है। और ये तीनों चीजें मिला के और उसमें अच्छे से मिक्स करके आप उस बर्तन में कपड़ा बांध के और उसको रख दो। 3 दिन तक उसको रखा रहने दो। दिन में अगर संभव हो तो उसको आप धूप में रख दो, है ना, और शाम को उठा के फिर अंदर रख दो, और उसको हिलाना नहीं है। एक बार आपने पूरा मिला दिया, मिलाने के बाद उसको आप 3 दिन ये प्रक्रिया करो। चौथे दिन में आप देखोगे क्या होगा कि वो जो आपकी हल्दी था, हल्दी ये सारी चीजें नीचे बैठ जाएगी। ऊपर आपको बिल्कुल पीला पीला पानी सा आपको दिखेगा उसमें। उस पानी को अपने को छन्नी या किसी चीज से छान लेना है, छान के उसको बोतल में या ऐसे बर्तन में कहीं भी स्टोर कर लो, आपका तकरा सब तैयार हो गया। उसको आप 15 से 20 ml आप पानी में मिला के, बहुत अच्छा स्वाद लगेगा आपको, खट्टा और हल्का सा नमकीन, नमक डलता है तो नमकीन भी रहता हो। अब बच्चों को दे सकते हो, खुद भी ले सकते हो। और इसी तरह से आपका अगर नश्यम की बात करें तो नश्यम थोड़ा सा बनाना कठिन होता है। कठिन ये है कि नश्यम दरअसल बनाने के लिए हमें उसमें 5 गव्य चाहिए होते हैं। सबसे मुख्य घटक उसमें घी होता है नश्यम में। इसके अलावा उसमें हमको दूध भी लगता है, आपका दही भी लगेगा, आपका गौमय भी लगेगा और गौमूत्र भी लगेगा। और अगर सही नश्यम तो वो है कि ये सबसे पहले जैसे हमने घी लिया, अब घी सपोज मानो उदाहरण के लिए 1 केजी घी है, तो उस 1 केजी घी में हमने सबसे पहले उसमें क्या किया, घी पूरा हमारा कंप्लीट। अब वही प्रक्रिया है कि घी पहले तो शुद्ध बन जाए, बिनोने वाला घी हो, सही गाय से निकले, और उसको जो एक प्रक्रिया है घी बनाने की, उस तरीके से वो घी बने, है ना। घी बनने के बाद उसमें जैसे हमने 1 लीटर हमारे पास अगर घी का हम नश्यम बना रहे हैं, तो 1 लीटर में हमने 100 ग्राम गौमूत्र डाल दिया। अब सही तरीका ये कि वो 100 ग्राम गौमूत्र डाल के और हमको उसको धूप में रखना है। और ये हमेशा कब बनेगा, जब मई जून में तेज धूप होती है। आपने बर्तन में लिया और बर्तन लेके और आपने धूप में छत पे रख दिया। अब वो जब वो 100 ग्राम उसका गौमूत्र जल जाए, वो भी सूर्य की रोशनी से, अब जल खत्म हो जाए, तब उसमें हमें क्या डाल देना है, दूध डाल देना है फिर 100 ग्राम। अब फिर वो दूध जलेगा 3 से 4 दिन में। जब दूध खत्म हो जाए तो फिर हमें उसमें क्या डालना है, आपका गौमय डालना है, गौमय का रस। वो गौमय का रस निकालना पड़ेगा, रस निकाल के वो डालना है।
और जब रस वो गौमय खत्म हो जाए तब हमें उसमें दही डालना। बस यहाँ पे एक चीज याद रखना कि दूध के बाद तुरंत दही नहीं डालना, मतलब दही के बीच में, दूध और दही के बीच में कोई चीज एक जोड़नी है आपको। जब ये चारों चीजें धूप की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में पूरी तरह से गर्मी से जल जाएंगी, तो उसमें वापस बचेगा आपके पास घी, और फिर वो जो घी बचेगा उस घी को छान के हमको स्टोर करके रखना है। 100 ग्राम 200 ग्राम की शीशी में आप रख सकते हो और ड्रॉप के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें सबसे आसान जो है वो भस्म बनाना है, और उससे थोड़ा सा कठिन है तक्रासव, और नश्यम थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि उसमें समय भी चाहिए और सावधानी भी चाहिए। तो ये तीनों इन चीजों पर आपके जो पंचगव्य के जो औषधियां हैं इनको बनाने की प्रक्रिया है। जी डॉक्टर जी, साहब। जी अजय जी। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा, इस विषय पे अभी आप चर्चा सुन रहे थे डॉक्टर अजेंद्र भदौरिया जी। जी, ये जी, जी। पंचगव्य से में डिप्लोमा इन्होंने किया है और बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, हमारी टीम के साथ में ये निरंतर जुड़े रहते हैं। थोड़ा सा अगर जो है समय आपको अनुमति दे रहा है तो थोड़ा सा जो है पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा पर मैं चर्चा कर सकता हूँ। लोकेश जी, हाँ लोकेश जी। हाँ, हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ हाँ, समय बाबूजी। है। जी, 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 बाबूजी, हाँ, थोड़ा-सा समय है। ठीक। तो पंचगव्य से पंचगव्य में जैसे अपन ने चर्चा में सुना कि दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, ये इन सबको गाय से जो प्राप्त करते हैं वो पंचगव्य की श्रेणी में आते हैं। ये तीनों दोष, वात, पित्त, कफ, आयुर्वेद के अनुसार जो होते हैं उन सब से हमें मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए अपन को करना क्या होगा? वात, पित्त और कफ को सम रखने के लिए, जब ये सम रहते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जब इनका असमानता होती है, कभी वात बढ़ जाता है, कभी पित्त बढ़ जाता है, कभी कफ बढ़ जाता है, तो इनका संतुलन जब बिगड़ता है तो बीमारी होती है, ऐसा आयुर्वेद का मत है। इनको संतुलन रखने के लिए गाय का घी दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, शयन काल से पहले रात को 3-3 बूंद नाक में डालने से त्रिदोष का शमन होता है। एक बात, अगर आपको रतौंधी आती है तो गाय के घी को अपन आंखों में एक एक बूंद डालें सोते समय, रतौंधी ठीक होती है। हृदय रोग अगर किसी को है तो ये फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं। साबुत उड़द काले छिलके, साबुत उड़द की के जो है, जो काली उड़द होती है उसके छिलके 10 ग्राम, गुग्गल 10 ग्राम, अंडी का तेल, अरंडी का तेल 10 ग्राम, और गाय का ताजा मक्खन 10 ग्राम। इन सब घटकों में से उड़द को रात में भिगोना और सुबह गूगल के साथ में पीसकर चटनी बनाना। तत्पश्चात उसमें अरंडी का तेल मिलाकर ताजा मक्खन मिलाएं। इससे एक प्रकार का मलहम जैसा जो पेस्ट तैयार होगा। ये लेप हृदय पर नियमित स्नान के बाद लगाएं। ये प्रयोग 1 महीने तक चालू रखें। जिनको ब्लॉकेज हो जाते हैं, बाईपास कराना पड़ता है या स्टेन डलवाना पड़ता है, उन सब के लिए बहुत अच्छा उपयोगी एक ये प्रयोग है। अरे बता दीजिए एक अपन इंग्रेडिएंट। फिर से लिखिए, धीरे धीरे ताकि लिख। साबुत उड़द, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है और इसको आपको YouTube पे फिर से सुन सकते हैं, है ना, इसलिए समय सबका जाया होगा। आप एक बार उसको सुन लीजिएगा। फिर गाय का जो दूध है वो किन किन रोगों में अपन उपयोग कर सकते हैं? गाय के, जैसा कि अपन ने सुना कि गाय के जो पीठ होती है उसमें एक जो गुम्बद होता है, जिसको अपन गाय का पिरामिड कह सकते हैं, या इसको अपन HUMP हम्प या ककूंद या ठाटौर, बुंदेलखंडी में ठाटौर कहते हैं, अपने ब्रज भाषा में भी ठाटौर कहते हैं इसको। तो सूर्य केतु नामक जो नाड़ी होती है वो सूर्य के प्रकाश में जागृत हो जाती है
और इसलिए गाय जो है ज्यादातर सूर्य के प्रकाश में रहना पसंद करती है, और भैंस हमेशा अंधेरे की तरफ भागती है। तो सूर्य केतु नाड़ी जब जागृत होती है तो स्वर्ण रंग का जो पदार्थ वो छोड़ती है, सूर्य की जो रोशनी से वो ग्रहण कर लेती है, और यही जो स्वर्ण तत्व है इसके कारण से दूध का रंग पीला होता है, और फलस्वरूप घी का रंग भी पीला हो जाता है, जो सभी रोगों को नाश करने वाली होती है और विष का नाश करने वाली होती है। अगर कोई शरीर में कोई विषैले पदार्थ हैं, कोई टॉक्सिन है, तो उनका ये नाश करता है, ये घी, गाय का घी। और गाय के घी को, दूध को, इनको अमृत कहा गया है। ये हमारी जो माता है, जननी, जो जन्म देनी माँ है, उसके बाद में अगर किसी का दूध या घी अगर खाने लायक है तो पृथ्वी पे वो गौ माता का है। हम बहुत सारे जो है नशे से, जो नई पीढ़ी है वो नशे में के चंगुल में फंसती चली जा रही है। तो गाय के दूध का सेवन, उस जो नशा पत्ता जो कर रहा है, जिसको आदत लग गई है, उसको अगर हम चाहते हैं कि ये नशे से इसकी मुक्ति हो जाए, तो उसको गाय के दूध का सेवन कराना, भारतीय गौवंश के गाय का, और उसी से बनी हुई छाछ को किसी भी रूप में उसको पिलाना, और गाय के घी का सेवन कराना, ये नियमित कराएंगे तो धीरे धीरे उनकी जो नशा सेवन करने की जो इच्छा है वो अपने आप कम हो जाती है, और धीरे धीरे वो नशे से मुक्ति हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस, ये आज इसको अपन तपेदिक भी कहते हैं, फेफड़ों में छाले पड़ जाते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण से ऐसा जो है वो होता है, ये विज्ञान कहता है। लेकिन हम इस रोग को मिटा सकते हैं। गाय को अगर हमने शतावरी खिलाई, शतावरी की कल भी अपन ने चर्चा की थी, चिकित्सा में उपयोग में लेते हैं। अगर ऐसी गाय जिसको हम शतावरी खिला रहे हैं और उसका दूध अपन टीबी के मरीज को देंगे तो उसका टीबी ठीक होती है। मलेरिया के विरुद्ध जो प्रयोग करना है वो एक बार अपन पेन कागज उठा लेंगे, मैं बोलूंगा, आप लिखते चलना। 400 ग्राम दूध को उबालना है, और इसको उबालते समय अकौआ जो होता है, ये दो तरह का होता है, लाल फूल वाला भी होता है और सफेद फूल, आंकड़ा या कौआ या मदार या कैलाट्रोपिस, ये शंकर जी के ऊपर जो फूल चढ़ाते हैं ना, उसके उस पौधे की अंगूठे के जितनी मोटी एक डंडी ले लें और उसको दूध को उससे हिलाते रहें। कुछ समय के बाद में वो दूध फट जाएगा। उस फटे हुए दूध को इतने समय तक हिलाएं कि पानी का संपूर्ण अंश जो है समाप्त हो जाए और वो खोआ या मावा तैयार हो जाए। अब इसमें शक्कर उचित मात्रा में मिलाएं। शक्कर की जगह पे अपन इसमें अच्छा सा गुड़ भी मिला सकते हैं, और खाने योग्य बना लिया। उसको ठंडा करके रोगी को बुखार जब उसका उतर जाए तब उसको खिलाएं। तो मलेरिया से हमेशा के लिए, कई लोगों को ऐसा रेजिस्टेंट मलेरिया हो जाता है, ये प्रयोग करके देख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की समस्या आजकल एक आम समस्या है लोगों की। तो गाय के दूध से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसमें 3 से 4% घृतांश होता है, फैट परसेंटेज उसमें ज्यादा नहीं होता है। जो लोग भैंस के दूध का सेवन करते हैं उनकी धमनियों में, उनकी रक्त की धमनियों में ये फैट का जमाव होता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो हाई HDL और LDL दो तरह का होता है, लो डेंसिटी लिपिड्स और हाई डेंसिटी लिपिड्स। हाई डेंसिटी लिपिड्स को अगर बढ़ाना है तो हमको गाय के दूध का सेवन करना है। तो आपको हार्ट रेट की संबंधित जो बीमारियां हैं, BP है, ये इन सब से आपको मुक्ति मिल सकती है। कैंसर भी नहीं होता है। कर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोनाल्ड गोराइटे के अनुसार गाय में एक प्रोटीन होता है MDGI, ये मनुष्य की शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको कैंसर से युक्त होने से बचाती है। यानी हम एक प्रिवेंटिव जो इसमें जो तत्व होता है कैंसर से बचाने का, वो उसको कर सकते हैं। गाय का दूध और उस गाय में गाय का घी मिलाकर पीने से, गाय के घी से बना हुआ गरम हलवा खाने से कैंसर कम होता है, या उसमें
रोग रोधक क्षमता बढ़ती है शरीर की, ऐसा आयुर्वेद में एक प्रयोग करते हैं। मलेरिया का इलाज, किशमिश और मुनक्का के 5-5 दाने गाय के दूध में उबाल करके रोगी को सुबह शाम पिला दें। मलेरिया पुराना है तो 10 ग्राम उसमें सौंठ का चूर्ण भी डाल दें, मलेरिया ठीक हो जाता है। और जिन लोगों को संतान लाभ की इच्छा है वो गाय का श्रद्धा पूर्वक पूजन एवं परिक्रमा कर पुष्य नक्षत्र के पावन दिवस पर कपास के पौधे की कोमल जड़ को गाय के दूध में डालकर अच्छी तरह से उबालें और उबलते हुए दूध को पीकर ठंडा पीने योग्य कर लें और ठंडा करके क्रमशः 7 दिन तक सेवन करें और तो उनको संतान लाभ होगा। ऐसा एक प्रयोग कर सकते हैं। मेघावी और गोरा बालक प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला अगर चांदी की कटोरी में गाय के दूध से जमाया हुआ दही सेवन करती है तो बालक मेधावी होगा और तेजस्वी होगा। ये अनुभूत प्रयोग है। सशक्त और गुणवान बालक की प्राप्ति के लिए गर्भवती महिला रोज श्रद्धा पूर्वक पूजन करके गाय की कम से कम एक परिक्रमा करके उसे अपने हाथ से रोटी और गुड़ खिलाए तो सुबह शाम गाय के दूध का पान करे, सेवन करे और निश्चित ही आने वाली संतान चपल होगी, सशक्त होगी, मेधावी होगी, निरोगी होगी और प्रसव भी सहज ढंग से होगा। प्रसव पीड़ा कम से कम होगी। ये प्रयोग प्रतिदिन करना आवश्यक है और अनिवार्य है। ये भी स्वानुभूत प्रयोग है, यानी ये लोगों ने करके देखा है। दूध ही एकमात्र ऐसा जो सरल उपाय है जिससे हम अपने वात पित्त कफ का नाश कर सकते हैं और हम अपने आरोग्य रह सकते हैं। गौचीरम जीवनम वल्यम रक्त पित्तानिलापटः आयुष्यम पुंसत्वः कृत्या मेघ्यम वृश्यम रसायन। गाय का दूध प्राणप्रद है, रक्त पित्त नाशक है, पौष्टिक रसायन है। उनमें भी काली गाय का दूध अगर है तो वो त्रिदोषनाशक है, परम शक्ति वर्धक है, सर्वोत्तम है और गाय का अन्य जीवों की अपेक्षा सत्वगुण प्रधान दूध होता है। देवी शक्ति का केंद्र स्थान होता है। दैविक शक्ति के प्रभाव में दूध सात्विक बन जाता है और भोजन को ठीक से पचाता है। आंख अगर किसी की दुख रही है तो हमने देखा होगा कि गर्भवती माता के दूध को लेकर के और उसको रुई के फावड़े में भिगा करके आंखों पर रख देते हैं तो जो पीड़ा हो रही होती है आंखों में वो ठीक हो जाती है। ऐसा अपन गाय के दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब गौमूत्र पे आते हैं तो गौमूत्र से कामधेनु बटी बन जाती है। कामधेनु बटी बना करके अपन कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना रोक सकते हैं और ये 108 रोगों पर सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया गया है। अब इस वैज्ञानिकों ने जो गौमूत्र में 24 प्रकार के खनिज तत्व बताए हैं। ये मोटापे के लिए गौमूत्र बहुत अच्छा होता है। गौमूत्र का जो अर्क होता है उसको अपन सेवन करेंगे तो मोटापा कम हो जाता है। हृदय रोग भी ठीक होता है। इसमें फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन ये आदि तत्व जो रहते हैं जो, और इसमें एक खास चीज जो होती है वो होती है लैक्टोन, जो हृदय को और मस्तिष्क के रोगों को विनाश में बहुत सहायक होता है। हृदय रोग के लिए गौमूत्र का जो प्रयोग है वो 2-2 चम्मच सुबह शाम गौमूत्र के अर्क का सेवन करेंगे तो हृदय रोग से हमें दवाइयां कम करने के लिए उसमें आपको हेल्प मिलेगी। गैस ज्यादा बन रही है तो प्रातःकाल आधा कप गौमूत्र में काला नमक मिला करके उसमें नींबू का रस निचोड़ करके रोजाना पिएंगे तो आपको अल्सर, पेप्टिक अल्सर और गैस जो इसमें आपको आराम मिलेगा। पेट में अगर कीड़े हो गए बच्चों को तो जो गौमूत्र का अर्क है उसमें अजवाइन का चूर्ण मिला करके 4 चम्मच अपन सेवन कर सकते हैं और बच्चों को इसकी आधी मात्रा देना है। जो वयस्क हैं वो 4 चम्मच लेंगे और बच्चों को इसकी 2 चम्मच पिलाएंगे। अगर पेट में पानी भर गया है, जलोदर, एसाइटिस, तो उसमें अपन 50-50 ग्राम गौमूत्र के साथ में 2-2 ग्राम यवक्षार, ये दवा का है, यवक्षार को मिला करके पीते रहेंगे तो पेट का जो पानी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको कब्ज है, कब्ज या कोष्ठबद्धता है,
कॉन्स्टिपेशन है या इंडाइजेशन है। तो आपको इसके लिए प्रातः सायं 3-3 ग्राम हर्र के चूर्ण के साथ में गौमूत्र का सेवन करेंगे तो पुराना कब्ज नष्ट होता है। ऐसा एक प्रयोग करते हैं, प्रयोग धर्मी है अपन, और ये स्वानुभूत प्रयोग है। बवासीर अगर है किसी को तो गौमूत्र का सेवन कराएंगे तो उसको धीरे धीरे, और या अगर बवासीर अगर खूनी है तो गौमूत्र का एनीमा लगा करके मस्से सिकुड़ते हैं, ऐसा एक प्रयोग कर सकते हैं। यकृत यानी लीवर या जिगर, इसको ये बढ़ता है, या किसी को स्प्लीन बढ़ती है, तिल्ली बढ़ जाती है, तो उसमें गौमूत्र का सेवन देते हैं। इसमें पुनर्नवा मिलाते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ में है, ये पुनर्नवा का अर्क बना के देते हैं गौमूत्र में। वो बहुत अच्छा काम करता है। जब तिल्ली बढ़ जाए किसी की, या लीवर बढ़ जाए, मलेरिया के बाद में, डेंगू के बाद में, या अन्य कोई भी जो वायरल फीवर होते हैं आजकल लंबे लंबे समय तक चलते हैं, उसके फलस्वरूप जो है लीवर बढ़ जाता है, स्प्लीन बढ़ जाती है, उसमें पुनर्नवा को का ये बना करके अगर अपन पिएंगे तो ठीक होता है। चर्म रोग से भी अगर अपन ने गोबर और गौमूत्र को मिला करके एक लेप बना करके, मैंने एक सोराइसिस का बहुत अच्छा केस ठीक किया, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इलाज ले चुके थे। वो हमारे ग्वालियर के रहने वाले हैं, यादव जी हैं, स्वयं भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें कि गोबर और गौमूत्र को पेस्ट बना करके सारे शरीर पर लेप करें, और जब वो सूख जाए उसके बाद में सादा पानी से बिना साबुन के स्नान करना है आपको 7 दिन में एक बार। तो आप आश्चर्य करोगे कि बहुत सारी दवाइयों का सेवन करने के बाद भी जो सोराइसिस नहीं जा रही थी वो तत्काल चली गई। और अब वो तो इतने बड़े जो है समर्पित व्यक्ति बन गए हैं मेरे लिए कि वो जब भी उनको कोई कष्ट के लिए वो मुझे कॉल करते हैं। तो ये मोटा मोटा सा गोबर गौमूत्र दूध आपका, तो मुझे लगता है कि समय आपके पास में कम है, तो गाय के घी का प्रयोग इसमें अपन ने बता ही दिया है। गोबर प्रभु जी, अब वैसे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। ठीक है जी बाबू जी, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी है। और क्या है कि हमारा हर हफ्ते में 2 बार होता है प्रकल्प, गाय चिकित्सा का और गाय के द्वारा मनुष्यों की चिकित्सा। तो इसमें हम अगले हफ्ते भी रहेगा, तो उसमें भी प्रतिभागी लाभ ले सकेंगे इस ज्ञान का, क्योंकि ये सागर है और इस सागर को एकदम ज्यादा पूरा पीने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं है। तो धीरे धीरे करके हमें समझना है। तो अभी कुछ अगर आप लोगों की प्रश्नोत्तरी है बहन भाइयों, तो आप क्रम से पूछ सकते हैं, और उसके बाद यदि आपके प्रश्न नहीं होंगे तो मेरे पास भी कुछ लिखित प्रश्न आए हैं, वो मैं पूछ लूंगा। तो कृपया आप लोगों के प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। और प्रश्न से पहले मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ सभी से कि जो सत्र में बातें बताई गई हैं वह एक अनुभूत प्रयोग हैं और आयुर्वेदिक शास्त्रों के आधार पर बताई गई हैं, लेकिन इसमें यह साक्षात अनुभव नहीं है वैद्य का, चिकित्सक का और रोगी का। इसलिए रोगी को कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी है, अपनी प्रकृति और अपने जो हम द्रव्य हैं, औषधियां हैं और गाय हैं जैसा वर्णन किया गया है, उसे और उसका जो हमें दूध जिस प्रकार का मिल रहा है, आपको जैसा उपलब्ध हो रहा है, तो उसमें आप मिलाते हैं किस प्रकार की उनकी आपकी औषधियों के क्या गुण धर्म हैं, और आपकी प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठता है कि नहीं बैठ रहा है। ये कुछ बातें आपको थोड़ा कुछ सामान्य ज्ञान रखना चाहिए या रखना होगा। और अगर आपको कुछ संशय है तो आप वैद्य से परामर्श या ले सकते हैं अपने व्यक्तिगत स्तर पे, और जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनका भी नंबर मैं साझा कर दूंगा, उनसे भी आप व्हाट्सएप पे कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन वो अंतिम राय नहीं होगी क्योंकि आपका साक्षात्कार उनके साथ नहीं है।
इसलिए आप अपनी जानकारी खुद बढ़ाकर इस प्रयोग को करें, और ज्यादा आपको और गहरी जानकारी चाहते हैं पूरा उस औषधि के बारे में कि वो पूरी तरीके से आपके लिए फिट बैठे, तो आप अपने किसी वहां पर गव्य सिद्ध आदि की सलाह भी ले सकते हैं, यदि आपके कुछ संशय रहता है और आपकी जानकारी कम है तो। और इसलिए बस मैं इतना ही कहता हूँ, और जो प्रश्न है वो हैंड रेज करके कृपया प्रश्न पूछ सकते हैं। जी। अपना नाम बताएं और अपने क्षेत्र का नाम बताएं, उस आधार पे फिर अपना प्रश्न पूछें। जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। मेरा नाम राजन, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा डायग्नोज करना पेशेंट का, कैसे डायग्नोज करेंगे। मैं बेसिकली प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, मेरा दिल्ली में क्लिनिक। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप डिटेलिंग में, मतलब जो भी हम जाएं पूरी डिटेलिंग में जाएं, जैसे कैसे पेशेंट को डायग्नोज करना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, और जो भी गव्य सर ने बताए उसको प्रॉपरली हम डेप्थ में पढ़ें, चाहे थोड़ा क्लासेस लंबी हो जाए, डायग्नोज अच्छा हो, पेशेंट ठीक हो, उसका फेथ बने। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोगों का फेथ इसलिए नहीं बहुत बनता अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको, ये प्रश्नोत्तर काल है, आपके सुझाव अच्छे हैं, और उसके लिए मैं ये आयोजक हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो आपको अलग से समय दें। आपका कोई प्रश्न है तो रखें। बस यही है मेरा प्रश्न। हेलो डॉक्टर साहब, मैं स्वामी सुशीलानंद। जो कुछ कह रहे थे वो व्यक्तिगत मुझसे बात कर लीजिएगा, उस पर हम बात करेंगे, विचार करेंगे। डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, हम हाँ सुनील रांची जी, से बोल रहे हैं। हाँ थोड़ी आवाज में। हाँ जी, हाँ जी, रांची से बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए, कहते- बैकग्राउंड आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सुनील जी, आपकी बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है, अभी हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं ना। ठीक है। आप अपना प्रश्न लिख के साझा कीजिए। जी, दूसरा कोई प्रश्न है तो कृपया पूछे। किन्नी का कोई और प्रश्न है तो अपना हैंड रेज करके पूछिए। चलिए, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो अभी जो पहले सज्जन जो अपना सुझाव दे रहे थे उनको समय दे देते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। वैद्य जी, मेरे पास कुछ लिखित में प्रश्न आए थे, तो वो मैं पहले पूछ लूं या फिर? चलिए, ठीक है, आप बताएं। हाँ, उसमें वैद्य जी आया है कि एक 2 साल का लड़का है, केवल देसी गाय का दूध पीता है, पेट साफ नहीं हो पा रहा है, खुश्क व टाइट मल जा रहा है, और बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टरों को दिखा दिया है, कृपया उपाय बताएं। गाय के दूध का सेवन तो करते ही है वो, हाँ हाँ, 2 साल का बच्चा है, कौन केवल गाय का। लेकिन कौन सी गाय का? देसी गाय का पी रहा है। नहीं, ये तो आप बता रहे हैं, एक बार उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने लिख के दिया है, लिख के क्या दिया है? अब वो देसी उन्होंने गाय को लिख के विदेशी भेजा गाय, है कि केवल देसी गाय का दूध पीता है। नहीं, अब वो देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर समझते हैं क्या? पहली बात, संकर तो नहीं है ना गाय। दूसरी बात, सिर्फ गाय के दूध का सेवन करने से तो आपको कब्ज होगी, है ना। इसके अलावा भी जो है माँ का दूध मिल रहा है कि नहीं? वो अभी उपस्थित नहीं है, हाँ, इस समय। बाल अवस्था में, शैशव अवस्था में माँ का दूध मिल पा रहा है कि नहीं?
जी, वो पूछना पड़ेगा वैद जी। वो पूछना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगर वो नहीं है तो आप बस वो उनको एक प्रयोग बता दें। हरड़ हरड़ हर हरड़ का जो है चूर्ण का थोड़ी सी मात्रा का वो प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और उसको रोजाना नहीं देना है। जब आपको ऐसा लगता है कि 2-3 दिन में उसका पेट साफ नहीं हुआ तो थोड़ी चुटकी भर हरड़ का चूर्ण लिया और उसके जीभ पे रख दो दूध के साथ में, वो आप दे सकते हैं उसको। जी अगला वैद जी, प्रश्न। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप सामान्य से कम रहता है। सर्दियों में हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। कई घंटों रजाई में जाने पर ही सामान्य होते हैं और उसके बाद ही नींद आती है। यह समस्या 30 वर्षीय पुरुष की है। सामान्य ताप कितना होता है? ये वैद्य जी अभी तो उन्होंने लिखा नहीं है प्रश्न में। एक बार उनसे पूछ लीजिए कि वो सामान्य किसको समझते हैं। अच्छा। क्या है असल में, प्रश्न पूछते समय कुछ प्रति प्रश्न भी करना होता है, तब तो जाकर के हम डायग्नोस कर पाएंगे। सामान्य जी। ताप होता है 98.6, 98.4 और ±1, ठीक है। अब उनका तापक्रम कितना रहता है? उन्होंने कभी देखा है कि ऐसे ही हाथ पकड़ के जो है अंदाजे कर रहे हैं कि साहब जो है मेरा शरीर जो है ठंडा है? तो टेम्परेचर अगर आपने थर्मामीटर से नहीं नापा है तो उसकी और कोई तराजू नहीं है, उसको मापने का जो है एकमात्र थर्मामीटर उपाय है। तो कितना रहता है, जब ये समझ में आ जाएगा तो अपन उस पर चर्चा करेंगे। जी। तो मैं उनको आपका नंबर साझा कर दूंगा। जी। फिर भी वो एक उपाय कर सकते हैं। उनको समस्या होती है, नींद नहीं आती, है ना। हाँ, नींद नहीं आती है। हाँ। उनकी तलवों पे गाय के घी का लेप करें, धीरे धीरे हाथों से मलें। खोपड़ी जो अपनी होती है मस्तिष्क, उस पे गाय के घी का जो है, और आगे का जो ललाट होता है उस पे, और नासिका में गाय के घी की एक एक बूंद डालें और आराम से जो है सो जाएं, नींद आएगी अच्छी। जी, धन्यवाद। एक मित्र है हमारे, उनका प्रश्न है, बहुत मतलब परेशान रहते हैं वो, कि वो 2.5 वर्ष से उनको भूख नहीं लग रही है और बहुत उन्होंने अपना उपचार कराया है, पर वो समझ नहीं पा रहे। उपचार कराया है तो भी यहाँ भी बीमारी के नाम पे भी पहुंचे होंगे। क्या कह रहे हैं जी, डॉक्टर? उनकी पास रिपोर्ट है, वो मैं उनको आपका नंबर साझा कर दूंगा। मतलब लीवर वैसा। खराब है या स्टमक में कहीं कोई दिक्कत है, या उनके शरीर का पीएच जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई है, क्या कारण क्या है? भूख ना लगना क्यों नहीं हो रहा है? भोजन से अरुचि है, या भोजन जो है खाते हैं तो पचता नहीं है, उल्टी हो जाती है, बहुत सारी स्थितियां बनती हैं। तो एक एक बार बार वो उन्होंने रिपोर्ट जितने भी मुझे इन्वेस्टिगेशन जी। एक बार उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी, तो मुझे ध्यान है, थोड़ा उसमें लिखा था हेपेटोगैलमी करके कुछ लिखा था। तो हेपेटो हेपेटोगैलमी करके लिखा था, वो मुझे ध्यान नहीं है और क्या था उसमें। हेपेटो का मतलब हो गया लीवर से संबंधित, जी। ठीक है। तो लीवर अगर उनका डैमेज है तो इसमें एक भूमि आंवला करके एक पौधा होता है, छोटा सा आम से, उसमें छोटे छोटे से घुंघरू लगे होते हैं और चने जैसा झाड़ होता है। एक तो वो, और साथ में तुलसी, और साथ में पपीते के पत्तों का रस, और हनुमान तुलसी, ये इन सब का मिला करके पेस्ट बना करके उसका रस निकाल के सेवन करेंगे। आप उनसे कह दीजिए कि वो एक बार बात कर लेंगे, उनकी समस्या समझ में। और फिर वात पित्त कफ, इनका भी परीक्षण अगर वहां पे कोई वैद्य है तो उससे करा लें। उनका वातांश बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, या कफ बढ़ा हुआ है, या तीनों ही बढ़े हुए हैं, तीनों ही समान है, सन्निपात की जो स्थिति होती है। तो वो है क्या क्या है, ये थोड़ा सा समझ में आएगा तो अपन, एक तो आयुर्वेद में अपन चलते हैं तो वात पित्त और कफ के हिसाब से चलते हैं। एलोपैथी में रेट रिदम वॉल्यूम देखते हैं पल्स का।
ऐसे ही होम्योपैथी में भी मानसिक और जेनेटिक और फिजिकल, ये 3 तरह के जो है लक्षणों के आधार पर दवा का सिलेक्शन होता है। तो वो किस पैथी में सिलेक्शन, माने वो किस पैथी की दवा चाहते हैं और कैसी चाहते हैं, वो आप चर्चा करेंगे तो फिर मैं उनको बताऊंगा। आगे। हाँ जी, आगे आगे। हाँ जी, और किन्हीं के कुछ प्रश्न है तो कृपया अपना हैंड रेज कर दीजिए, वरना वैद जी अभी आप कुछ साझा कर रहे थे किसी उनके प्रश्न पर, तो वो भी थोड़ा गाइड कर सकते हैं जी। कौन? मैं एक प्रश्न पूछा था एक सज्जन ने, तो उसके बारे में कुछ आप बता रहे थे, तो बीच में मैंने प्रश्न पूछ लिया था। जी जी। मैं आवाज आ रही है वैद जी? आ रही है। हाँ 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 जी जी। बताइए क्या बताना। हाँ, किन्हीं का कुछ और प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं अपना। हाँ पूछिए हेमंत जी, पूछिए। हेमंत जी पूछिए। हाँ हाँ बताएं। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल। मेरा एक सवाल था कि जैसे कि अपने मक्खन होता है ना गाय का, जो घी का, तो उसमें जो अपने बॉडी लोशन के लिए जो क्रीम बनाते हैं ना, उसमें क्या क्या और मिलाना चाहिए ताकि उससे वो बदबूदार नहीं रहे 2 दिन बाद? वो बदबू मारता है क्या? जी, जैसे कि 1 दिन तक तो बदबू नहीं मारता, लेकिन दूसरे बाद जैसे कि अपन परिवार में किसी को लगाने के लिए बोलते हैं, तो क्या है वो जो सुगंध से थोड़ी नफरत होती है, तो उसके अंदर क्या क्या मिला सकते हैं जिससे क्या सुगंधित रहे और अच्छा रहे वो? आप बनाते हैं? जी, मैं तो क्या है कि कच्चा ही लगाता हूँ। आपको अच्छा लगा? जी, बाकी के लोग जो है उसको पसंद नहीं करते। लेकिन परिवार में क्या है उसको मैं यूज कराना चाहता हूँ, क्योंकि सर्दियों के टाइम में जब अपन जो घी निकालते हैं ना, मक्खन होता है, उस मक्खन को मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, उसके बाद हाथ पाँव पे उसको लगा लेता हूँ। अब सुगंध से और दुर्गंध से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन परिवार में उनके लिए जी। सतधौत घृत 100 क्या बार, बोला? सतधौत घृत, ग्रोथ। सतधौत 100 बार हाँ, धोया हुआ पानी से, अच्छा। वो बना के दीजिए उनको। बहुत अच्छा लोशन, माना क्रीम भी कह सकते हैं उसको, कोल्ड क्रीम भी है। और सारे जो त्वचा रोग होते हैं उन सब पे लगा सकते हैं, जले हुए पे भी लगा सकते हैं। और उसको आप गूगल पे जा करके देखेंगे तो सतधौत घृत कैसे बनाते हैं उसकी प्रोसेस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। एक मिनट वापस, नाम समझ में नहीं आया मेरे को। सत? सत 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 माने 100 बार, हाँ धौत माने धोना। हाँ। पानी से घी को 100 बार धोते हैं कांसे की थाली में लेकर के। कैसे बनाना है ये प्रोसेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप जब डाउनलोड करें। ठीक है। ये घी मैंने नागपुर गौशाला में बनाया था अपने हाथों से, तो आप वहां से भी मंगा सकते हैं, वहाँ का भी ऑथेंटिक है। बहुत सारे लोग भी बना रहे होंगे, लेकिन मैंने वहां पर प्रैक्टिकली किया था, तो वहाँ का मुझे थोड़ा आइडिया है जी। तो क्योंकि उसका लिंक मुझे डाल पाओगे? बदबू आने का एक ही कारण है, पानी। मॉइस्चर जब अच्छा उसमें रह जाएगा तो वो सड़ेगा और बदबू देगा। अच्छा अच्छा। हाँ, उसको अगर आपको हटाना है तो फिर आप उसको कांच की शीशी में रख दें धूप में, अच्छा उसका पानी उड़ जाने दें, अच्छा अच्छा। बस लगाइए, पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक। जी हेमंत जी और कुछ प्रश्न है आपका? बस यही प्रश्न था आज का। ठीक है हेमंत जी, ओके धन्यवाद। मैं दूसरा प्रश्न ले लेता हूँ। प्रदीप जी पूछिए। प्रदीप जी, हेमंत जी हैंड डाउन कर लीजिए अपना।
है ना? हाँ, जय गौ माता। हाँ, जय गौ बिल्कुल। माता, जय गोपाल, जय गौ भक्त। डॉक्टर साहब, मेरी धर्मपत्नी को सर्दियों में एलर्जी रहती है। कोई भी ठंडी चीज लग जाए या जैसे डस्ट वगैरह नाक में चली जाए तो मतलब उसके नाक से पूरा पानी पानी शुरू हो जाता है। उसके लिए कोई इलाज? इनहेलेंट एलर्जी, जी हाँ रेस्पिरेटरी एलर्जी रहती है, जी या उसको अस्थमेटिक एलर्जी भी कह सकते हैं अपन। हाँ, अस्थमेटिक है। राइनाइटिस होती है ये। तो इसमें एक होम्योपैथी में एक ड्रॉप आती है जी उसका सेवन कराइए, और उस ड्रॉप का मैं आपको नाम बता रहा हूँ। R84 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 जी R से मतलब है डॉक्टर रैकबेज कंपनी बनाती है इसको। अच्छा और हाँ, इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेना है, हल्के गुनगुने पानी में डाल के। जी सिर्फ 3 महीने आप सेवन करेंगे, आपको ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। जी धन्यवाद। और कोई पच परहेज वगैरह इसमें? नहीं, कोई परहेज नहीं। जी धन्यवाद। कच्चा लहसुन प्याज नहीं खाना दवा के साथ में, जी आगे पीछे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। जी आगे कुछ और प्रश्न प्रदीप जी? जी जी धन्यवाद। रूपल जी, हाँ डॉक्टर रूपल जी, ठीक है प्रदीप जी। डॉक्टर रूपल जी पूछना चाह रहे हैं जी। कृपया। हाँ जी पूछिए। हाँ जी जय गौ माता। जी जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्रोनिक बैक पेन होता है ना जी, जैसे कई टाइम से चला आता है, और स्पेशली सर्जरी के बाद जो बैक पेन रहता है उसके लिए कोई इस तरह का उपचार वगैरह? हाँ बहन जी, इसमें हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि लंबार वर्टिब्रा का कंप्रेशन के कारण से है बैक पेन, या मस्कुलर पेन है, ये न्यूरोलॉजिकल पेन है। और जब हम मतलब ये वो तो नहीं है, एक्सरे में तो ऐसा कंप्रेशन वगैरह कुछ नहीं आया है। बेसिकली ये है तो लंबे टाइम से क्रोनिक है, लेकिन जैसे सर्जरी के बाद से ये मुझे लगता है शायद बड़ा है, मतलब अभी थोड़ा ज्यादा हो गया, और गर्दन तक जाता है। एक सर्जरी किस बात की कराई? जी, सिजेरियन डिलीवरी। सिजेरियन डिलीवरी जब होती है तो लंबार स्पाइनल जो है एनेस्थीसिया लगाया जाता है जी। पेट को माने नीचे के हिस्से को सुन्न करने के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। जी बिल्कुल। और उसके कारण से जो लंबार वर्टिब्रा है वहां पे एक सुई लगाई जाती है जी। और वो वहां पे एक ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा माने वहां पे इंजुरी हो जाती है, बिल्कुल। और ये एक बैक पेन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो जब हम किसी चीज के मूल कारण पे जाएंगे तब वहां पे हम उसको रूल आउट कर पाएंगे, और तभी उसका निदान होता है। तो अब आपको एनेस्थीसिया दिया गया, उसके कारण से हो रहा है, एक बार आप कोशिश करके देख लें। अर्निका होम्योपैथी की दवाई बता रहा हूँ। जी, मैं होम्योपैथी का लिया था, पर और लूंगी मैं, 1 डोज ही, मतलब उस तरह से लिया था। क्या लिया? रेस्टोक्स लिया था, और आर्नी का भी मैंने लिया था। स्टार्टिंग में हाइपेरिकम भी लिया था जब मेरा सर्जरी हुआ था, और बाकी होम्योपैथी का तो मैं लेती रहती हूँ वैसे। तो मेरा बेसिकली ये है कि जो आप पंचगव्य का जो आप बता रहे हैं उसमें कुछ हो ऐसा।
नहीं, पंचगव्य तो बता रहा हूँ, होम्योपैथी में बता रहा हूँ मैं आपको। इसके लिए आपको क्योंकि लगा है तो यहाँ पे अपने को एंटी उसमें सोरा सिफिलिस साइकोसिस, जैसे बात पित्त कफ आयुर्वेद में होते हैं, होम्योपैथी में सोरा सिफिलिस और साइकोसिस होता है। ठीक है, अगर आप होम्योपैथी के ज्ञाता हैं तो जी जी मैं सोरा सिफिलिस साइकोसिस जानते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। तो इसमें अपने को एंटीसोरिक दवाई तो काम करेगी क्योंकि इंजरी हुई है और ट्रॉमेटिक इंजरी हुई, नीडल से हुई है। तो यहाँ पे आपको स्पाइजेलिया और थूजा यानी एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है ना, थूजा और 1 ml थूजा के 7 दिन में एक बार। थूजा एंटी साइकोटिक का काम करेगी जी, ठीक है, तो उसको ले लीजिए 1000 में, और साथ में आर्निका कंटिन्यूस लीजिए, रस्टॉक्स का, स्पाइजेलिया का, लेडमपाल का और हाइपेरिकम का। इसमें यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो आप देखिए, इसको करिए, आपको आराम मिलेगा। और थोड़ा सा फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जो मसल्स डैमेज हुई हैं, जो लिगामेंट डैमेज हुए हैं सर्जरी के बाद में, उनके लिए आपको फिजियोथेरेपी से सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा। अच्छा, बाकी इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं पंचगव्य वाला भी सर? हाँ, कर सकते हैं। क्या? वहाँ पे अपन जो फिजियोथेरापी में जो हॉट फर्मेंटेशन करना है, वो आप एक कपड़ा, बारीक सा कपड़ा आप कमर के ऊपर आप पेट के बल ले जाएं, और वो जो कमर का हिस्सा है वहाँ पे अपन बारीक का कपड़ा बिछा लीजिए, और गोबर का और गोमूत्र का एक पेस्ट जैसा बना करके, जिसको अपन लपसी या हलवा कहें, उसका हल्का गुनगुना सा उस पर लेप करके और सिकाई करेंगे। एक 15 दिन करेंगे तो उससे आपके मसल्स भी रिलीज होंगी, वहाँ पे जो कुछ भी टेंडन को या लिगामेंट्स को जो इंजरी हुई है उसमें ये हेल्प करेगा। जी, ठीक है जी। और जो सर्जरी के बाद में मुझे लगता है कि वेट पुट ऑन जो हुआ उसकी वजह से जो बैक में कर्वेचर बहुत आ गया, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है ना स्पाइन, उसकी वजह से। जैसे पेट थोड़ा सा ज्यादा आगे निकला रहता है तो पीछे का जो शेप होता है शेप, वो उसकी वजह से भी जो स्ट्रेन आता है स्पाइन पे, वो भी दिक्कत कर रहा है। हाँ हाँ, इसमें फिजियोथेरेपी आपको हेल्प करेगी। जी, मैं एक्सरसाइज तो कर रही हूँ लेकिन फिजियोथेरेपी मैंने नहीं ली है। जो आप अपने मन से जो है करना, और फिजियोथेरेपिस्ट से उनके हिसाब से करना, दोनों में बहुत अंतर है। जी 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 जी। अगला किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज अपना वो हाथ उठा के पूछ लीजिए। हाँ लोकेश भाई, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। गोमन हाँ, जय मेरा दो प्रश्न है। एक फाइलेरिया के ट्रीटमेंट, फाइलेरिया, और दो पंचगव्य की आयुर्वेद की होम्योपैथी में पेन किलर क्या है, सबसे बेस्ट पेन किलर? दोनों ही पैथी में इस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है पेन किलर, क्योंकि किल करने जैसा जो है कोई शब्द दोनों ही पैथी में नहीं है, ना आयुर्वेद में है ना। यहाँ निदान होता है। किलिंग का काम जो है सिर्फ एलोपैथी करती है, चाहे वो बायोटिक्स को किल करना हो, यानी बैक्टीरिया को किल करना हो तो एंटीबायोटिक, और चाहे वो दर्द को किल करना हो या शमन करना हो उसका, या उसको दवा देना हो, तो वहां पे पेन किलर होते हैं। ये दोनों पैथियों में रोग की जड़ पे जाते हैं, वात पित्त कफ के आधार पे वहां जाते हैं, और यहाँ जाते हैं सोरा सिफिलिस साइकोसिस पे, होम्योपैथी पे। इसलिए दोनों ही पैथियों में कहीं कोई समानता नहीं है, और आपका जो शब्द है वो एलोपैथी से रिलेटेड है, इसलिए इसका कोई उत्तर नहीं। जी, जो एक्सीडेंट के केस में क्या करेंगे? जी, एक्सीडेंट के इंजरी के केस में आपका प्रश्न ये है कि अगर कहीं दुर्घटना हो जाए तो आयुर्वेद में या एलोपैथी में क्या करेंगे?
हाँ है ना? हाँ हाँ, उसमें अर्निका और एपिस्मेलिपिका, बेलेडोना लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी में देते हैं। ठीक है। हाँ हाँ जी आयुर्वेद में गूगल इसका प्रयोग करते हैं, ब्राह्मी का प्रयोग करते हैं अगर स्पाइनल में कहीं वह चोट है तो। ये सब एक्चुअल में आपका जो है पूरी तरह से जो दिमाग जा रहा है ना, वो एलोपैथी की जो पद्धति है ना, वो वर्षों से है। तो हम हमेशा पेन किलर, एंटीबायोटिक इन पे ही विचार करते हैं। मैंने कहा कि हमको वात पित्त कफ और सोरा सिफिलिस साइकोसिस की तरफ जब अपन ध्यान देंगे तो इन पैथियों पे तब आ पाएंगे, और इनका जो ज्ञाता है वो उस हिसाब से देगा, और किसी भी पैथी का दवा को उठा करके इस पैथी में हम फिट कर दें, ये संभव। जी नहीं, वही एक्सीडेंट के केस में तो नहीं, तो आदमी का ठीक है। हाँ एक्सीडेंट के केस में अगर आप एलोपैथी के ज्ञाता हैं तो उस हिसाब से काम करेंगे, अगर आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं तो उस हिसाब से काम करेंगे, और अगर आप होम्योपैथी के ज्ञाता हैं तो उस हिसाब से काम करेंगे, और अगर आप सामान्य जन है तो आप प्राथमिक उपचार देंगे और उसको अस्पताल तक पहुंचाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जी। और फाइलेरिया का डायग्नोसिस कैसे किया आपने? नहीं किया नहीं मैं। फाइलेरिया हमारे यहाँ की आम बीमारी, फाइलेरिया हमारे यहाँ की आम बीमारी नहीं है, इसलिए इस पे अपन समय जाया करें। उसमें तो बहुत सारी जो दवाइयाँ अलग अलग पैथी की हैं। वहाँ पे हमारे पंचगव्य में क्या है, कैसे करेंगे? पंचगव्य मैंने आपको फिर से निवेदन किया, आयुर्वेद पंचगव्य का ही हिस्सा है। पंचगव्य जो है आयुर्वेद का एक हिस्सा है, और आयुर्वेद में वात पित्त और कफ के आधार पे होता है। किसी बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या कोई भी जो है जैसे मलेरिया है या फाइलेरिया है, इनकी बीमारियों के नाम से नहीं होता। फिर से आप उस पैथी को अगर पढ़ेंगे तो उस पर उस हिसाब से मरीज की स्थिति क्या है, उसका वात बढ़ा हुआ है तो वह दवाई देंगे, पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त के अनुसार। हर मरीज की, जैसे हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती, एक पिता के दोनों पितरों का चेहरा एक जैसा नहीं हो सकता। सारी दुनिया में जितने भी चेहरे हैं, चाहे वो जुड़वा भाइयों को, सब अलग अलग हैं। आयुर्वेद इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि उन सबको अलग अलग मान के चलता है, एक ग्रुप बना के नहीं चलता। ग्रुप बना के तो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक जो है चलते हैं, और वो इसलिए फेल हो रहे हैं। फाइलेरिया नाम से आयुर्वेद में ये बात और जो बेसिक जो मूल है, जो उनका तो सीधा सीधा था, वो हैंडीकैप्ट हैं। उनको तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराए, उन्होंने प्लेटलेट बढ़े हैं तो उस तरफ चले जाएंगे, है ना, हीमोग्लोबिन कम है तो उस तरफ चले जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद जो है कहता है कि आप बात पे तो कफ का परीक्षण करें, मरीज की स्थिति देखें, उसके हिसाब से करें। होम्योपैथी कहती है इसका सोरा सिफिलिस साइकोसिस में आप जो है उसका डिवीजन करें, फिर उस हिसाब से किसी भी रोग के नाम से, वो किसी भी बैक्टीरिया के नाम से, किसी भी परजीवी के नाम से कोई दवा नहीं बनी है इन पैथियों में। जी जी जी। विद्या जी, आपका अगर प्रश्न अभी नहीं हुआ है और अगर आपको लगता है कि उत्तर नहीं मिला है तो आप व्हाट्सएप करिए वैद्य जी को, और व्हाट्सएप करके पूरा फिर अपने समाधान के पर बात करिए। नहीं, मैंने उनके प्रश्न का समाधान कर दिया है, और लेकिन अब इसमें एक बात है, एक जो सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन इसलिए सोने का बहाना करके अगर चादर ओढ़ के मुझे जगना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो वो नहीं समझ सकता। जी 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 जी। ठीक है, तो हम अगला प्रश्न ले लेते हैं मोहित जी का। मोहित जी, अब समय हो गया आपका। हाँ, अंतिम प्रश्न समय है। हो गया। हाँ जी जी जी, वैसे एक अंतिम प्रश्न है, इसके बाद नहीं लेंगे। हाँ, नमस्ते वैद्य जी। नमस्कार जी, मैं वैद्य नहीं हूँ जी मोहित जी, और मैं कुछ नहीं हूँ, एक पशु चिकित्सक हूँ।
ठीक है, आपके शंकाओं का समाधान कर रहा हूँ, वो सिर्फ अपने स्वाध्याय के कारण से कर रहा हूँ। ठीक है, वैद्य भी नहीं हूँ मैं, और आयुर्वेद का भी ज्ञाता नहीं हूँ, होम्योपैथी का भी जो है थोड़ा बहुत ज्ञान है। जी जी आचार्य जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक परंपरा रही है, जो शास्त्रों का अध्ययन करता है उसको, और जो अनुभव करता है उसको वैद्य माना जाता है। ये वैद्य के लिए जो आयुर्वेदिक डिग्री है, केवल ये तो आजकल का वो है, एक माहौल है, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा में यही है, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वही हम लोगों के लिए वैद्य है। जी 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 आचार्य जी, आचार्य जी। जी आपकी अनुमति हो तो मोहित जी का प्रश्न ले लें क्या? हाँ, अंतिम प्रश्न रहेगा ये। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, माइक म्यूट हो गया है आचार्य जी का। तो आचार्य जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? छोड़िए, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे कभी। नहीं, अभी एक मिनट, हो सकता है कि म्यूट हो गया हो। जी आचार्य जी, आवाज आ रही है? लोकेश जी, कोई बात नहीं, चलो समय भी हो गया है, चलो बाद में देख लेंगे। ठीक। उनसे क्या पूछ लोकेश भैया, ओके, बोलो। जी हाँ विद्या जी, हेलो आप हाँ जी विद्या जी, अभी आप मुझे व्यक्तिगत बात कर लीजिएगा विद्या जी, है ना? हाँ हाँ ठीक, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो सपोज रिकॉर्ड हुआ है ये ऑडियो, तो ग्रुप में डाल देंगे, अच्छा होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी मैं जी जी ग्रुप 5 में बिलोंग करता हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। हाँ जी 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 हो सकता है अभी वैद्य जी पर कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा हो या टेक्निकल, तो अभी वो पहुंच नहीं पा रहा है, संपर्क सही से हो नहीं पा रहा है। तो वैद्य जी का भी आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छा और हम लोगों के बीच में जानकारी रखी है, जिससे कि हम लोग बहुत ही मतलब अनमोल विषय को ग्रहण कर पाए हैं। और कुछ बातें अगर यदि हम लोग प्रॉपरली नहीं समझ पाए हों, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा अपनी जानकारी भी बढ़ाना है। और आयुर्वेद में क्या है कि कुछ आप मैसेज भी कर सकते हैं, और थोड़ा अपनी जानकारी भी बढ़ाते जाएं तो उससे समझ भी बढ़ेगी, और हम आचार्य जी की या पंचगव्य आदि की बातों को और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी जो हमें जो ज्ञान मिला है सत्र में आज, वो मुझे लगता है बहुत ही उपयोगी है, और उससे हम बहुत कुछ चीजें अपने जीवन में और गाय के महत्व को समझ के उनको दूर कर सकते हैं। हाँ, वैद्य जी का माइक वो हुआ है, म्यूट हुआ है। हाँ वैद्य जी, हाँ आचार्य जी, हाँ बाबूजी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ बाबूजी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, हाँ जी आ हाँ रही है, आ रही है मेरी, जी 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 पहुंच रही है। जी अच्छा, हाँ आ रही है बाबूजी आपकी आवाज। मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, एक फोन आ गया था जरूरी। हाँ 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 बोलिए। जी 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 तो कोई प्रश्न होगा अगर बाबूजी, तो वो प्रश्न मैं व्हाट्सएप कर देंगे, जो भी करना चाहेंगे। तो अगर बाबूजी के पास समय होगा तो वह अपने अपने अनुसार उसका उत्तर दे देंगे। पहले व्हाट्सएप करें और डायरेक्ट फोन ना करें। व्हाट्सएप करने के बाद जब बाबूजी के पास समय हो तभी वो उसके अनुसार समाधान करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में शामिल होने के लिए। हम लोग सुरभि कामधेनु मंत्र के साथ में
उच्चारण करेंगे और फिर हम सत्र का समापन करेंगे। तो 1 मिनट की प्रतीक्षा करते हैं, फिर हम हाँ जी, तो हम ओम का उच्चारण करेंगे और कामधेनु मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले गहरी सांस लेते हुए ओम। सर्व काम तुझे देवी, सर्व तीर्थी विसेचिनी, पावने सुरभि श्रेष्ठे, देवी तुभ्यं नमोस्तुते, देवी तुभ्यं नमोस्तुते। ठीक है। जय गौ माता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वैद आचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हम सब लोग बहुत ही अनुग्रहित हैं जो आचार्य जी का हमें मार्गदर्शन मिला। और अगली बार भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये इसलिए ये सेशन है कि गौ माता की महत्ता को हम समझें और गौ माता को पहुँचाएँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, केवल चिकित्सा हम ले लें और अपना कल्याण कर लें, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसको हम समझें और गौ माता को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएँ। यही मुख्य हम लोगों के प्रयास का सारा वो जो है प्रयास का उद्देश्य यही है। तो सभी का धन्यवाद और बाबूजी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।